तो वक्त हो गया हमारे खास शो 10 नवंबर का द क्लाइमैक्स। जी हां, बिहार में कल 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान है। प्रचार का शोर थम चुका है। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। बिहार के चुनावी नतीजों पर पूरे देश की नजर है। इस चुनाव से तय होगा कि देश में आम आदमी की रोजी रोटी से जुड़े मुद्दे चलेंगे या भावनात्मक मुद्दे। नीतीश कुमार की आगे की राह क्या होगी? तेजस्वी यादव चलेंगे या चिराग पासवान की राजनीति रफ्तार पकड़ेगी? इतना ही नहीं, गठबंधन की भविष्य की राजनीति का खाका भी पटना से निकलना तय माना जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव के नतीजे कैसे भविष्य की राजनीति तय करने में गाइड की भूमिका निभाएंगे। नवंबर 2020 10 नवंबर की सुबह का बेसब्री से इंतजार सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं कर रहे, सिर्फ तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ही नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही नहीं कर रहे, बल्कि पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। इस मंगलवार को करीब करीब साफ हो जाएगा कि देश में बेरोजगारी का मुद्दा चलेगा या भावनात्मक मुद्दा। बिहार के नतीजों से बीजेपी पर कितना असर, नीतीश कुमार की राजनीतिक राह क्या होगी, तेजस्वी का दिखेगा तेज या चमकेंगे चिराग? क्या बिहार के नतीजे बनेंगे पश्चिम बंगाल के लिए गाइड? ऐसे कई अहम सवालों के जवाब 10 नवंबर को मिलने तय माने जा रहे हैं। बिहार चुनाव में इस बार बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठा। इतना ही नहीं, इस मुद्दे ने बिहार में चुनावी हवा का रुख बदल दिया। देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं स्वास्थ्य सेवाएं में, शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में। 60% जूनियर इंजीनियर का पद जो है वो खाली है। आजकल हम देखते हैं, कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा क्या? राज्य में तो नहीं पैसा होगा। इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए, और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। 5 साल में क्यों नहीं इन्होंने रिश्वत भरे? अभी तक क्यों नहीं वो सारी वैकेंसीज इन्होंने फुलफिल की? चुनाव के वक्त जब एजेंडा आज बेरोजगारी बन गया इनके सामने, जिस पर इनको जवाब देते नहीं बनता, कारखाने इन्होंने खोलने से मना कर दिया, और जब युवा इनके सामने सवाल पूछ रहे हैं तो अब ये नए नए लॉलीपॉप ला रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे के बाद बीजेपी ने 19 लाख रोजगार के मौके पैदा करने का भरोसा दिया। मतलब राजनीतिक दलों ने बिहार चुनाव में इस मुद्दे की अहमियत को पूरी शिद्दत से समझा। पहली बार इस राज्य में विपक्ष का इशू भी तैर रहा है। फर्स्ट टाइम 15 साल से विकास और आरक्षण, यही इसी 2 मुद्दे पर चुनाव लड़ता रहा। विपक्ष करता रहा बैकवर्ड फॉरवर्ड, नीतीश जी अपने विकास के मुद्दे को लेकर लड़ते रहे। पहली बार लालू के बेटे ने उस स्टाइल को बदला है, युवा को अपने उम्र वाले को आगे लाया, रोजगार को इशू बनाया। निश्चित तौर पर इस बार मुद्दा भी चेंज हुआ है और राज्य का माहौल भी चेंज हुआ है। बिहार में जिस तरह रोजगार का मुद्दा केंद्र में आया और सभी पार्टियों को प्रमुखता से बेरोजगारी के मुद्दे को उठाना पड़ा, अगर 10 नवंबर को बिहार के नतीजे महागठबंधन के पक्ष में आते हैं या एनडीए के पक्ष में, तो कहा जाएगा कि बेरोजगारी खत्म करने के मुद्दे पर जनादेश मिला। बेरोजगारी का सवाल जिस तरह से बिहार में उठा और तेजस्वी ने एक होशियारी से 4 लाख नौकरियों का वादा किया, उसके बाद पूरे एनडीए खेमे में किस किस्म की भगदड़ मच गई, और फिर 11 लाख नौकरी और 9 लाख नौकरी, और फिर इतनी नौकरी कहाँ से आएगी, फिर माइग्रेशन का सवाल, फिर पिछड़ेपन का सवाल, बाकी सब चीजें जिस तरह से आ गई, वो एक होशियारी को बताता है और चुनावी प्रबंधन के बल पे चुनाव जीतने की इच्छा रखने वालों के फेलियर को बताता है। सियासी पार्टियां अच्छी तरह से जानती हैं कि
हिंदुस्तान की करीब 35% आबादी युवा है, जो लोकतंत्र में किसी भी सरकार का भविष्य तय करने के लिए काफी है। कमोवेश यही स्थिति अगले 2 दशकों तक बनी रहने की संभावना है। ऐसे में अगले चुनावों में कोई भी राजनीतिक दल बेरोजगारी के मुद्दे को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। तेजस्वी यादव का जो भाषण है उसने लोगों को इस कंफ्यूजन में डाल दिया है कि क्या आम जनता अब एम्प्लॉयमेंट और अन्य आर्थिक मुद्दे को लेकर जातिवादी संगठनों के या जातिवादी मत प्रणाली से बाहर निकल जाएंगे, जातिवादी तरीके से वोट करने से बाहर निकल जाएंगे। ये कहना कठिन है कि रिजल्ट क्या होगा। ऐसे में बिहार चुनाव के नतीजों से हिंदुस्तान की राजनीति को नई राह मिलनी तय है। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2022 में होने वाला यूपी चुनाव, बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठना तय है। दिल्ली से पल्लवी झा और दिव्या अग्रवाल के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया की एक चुनावी सभा में ऐलान कर चुके हैं कि ये उनकी आखिरी पारी है। नीतीश की पार्टी जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर नीतीश को क्यों कहना पड़ा कि अंत भला तो सब भला। आखिर नीतीश के मन में कौन से सवाल उठ रहे हैं? आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। कोई इसे नीतीश कुमार का इमोशनल कार्ड बता रहा है, कोई आखिरी दाव तो कोई उनकी लाचारी। लेकिन नीतीश कुमार बहुत तोल मोल कर बोलने वाले और गंभीर नेता माने जाते हैं। ऐसे में सूबे की सियासी अखाड़े की पार्टियों ने नीतीश कुमार के ऐलान को अपनी अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से देखा। नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा, उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और अंत में उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं संन्यास ले रहा हूँ। भाई आकर आपको अपनी हार सामने दिख गई, वो एक तरफ है, पर आप बताइए तो कि 15 साल बिहार को जो बर्बाद करने में आपका योगदान रहा, किन किन कारणों से रहा, कुछ तो आप जवाब देके जाते। नीतीश बाबू ने हार स्वीकार कर ही ली। टायर्ड और रिटायर्ड जदयू भाजपा की लीडरशिप ने अब रिटायरमेंट स्वीकार कर ली है। ये एक बड़े बदलाव का सूचक है। नीतीश जी ने लोगों का दिल से सेवा किया है और वो दिल से सबसे वोट मांग रहे हैं और ये बहुत बड़ा दिल है और बिहार नीतीश जी के, नरेंद्र मोदी जी के साथ। सामाजिक न्याय की सियासत के सहारे बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले नीतीश कुमार ने समय के साथ अपनी राह बदलने में कोई हिचक नहीं दिखाई। सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपनी छवि सुशासन बाबू और सेकुलर नेता की बनाई। पिछले 15 सालों से बिहार की कमान संभाल रहे नीतीश कुमार शायद सबसे कड़ी परीक्षा से गुजर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पूरा प्रयास किया है कि सामाजिक न्याय से अब आर्थिक न्याय की तरफ चला जाए, जो नारा उन्होंने दिया है। अब सवाल है कि क्या इस नारे को लेकर ये समझा जाए कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा भी बदलने वाली है। जो पिछले कई वर्षों से, कई डिकेड से भारतीय राजनीति की दिशा तय होती रही है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से, अस्मिता की राजनीतियों से। तो क्या हम अस्मिता की राजनीति से निकलकर अब आर्थिक मुद्दों पर आने वाले हैं? जानकारों के मुताबिक नीतीश कुमार को जो बातें सबसे ज्यादा परेशान किए हुए हैं, उनमें पहली तेजस्वी यादव की रैलियों में जमा भीड़, दूसरी चिराग पासवान का ताबड़तोड़ प्रहार, तीसरा चिराग की राजनीति पर पीएम मोदी की चुप्पी, चौथा नरेंद्र मोदी को एनडीए का चेहरा बनाने की कोशिश। हालांकि नीतीश के मन में उठते तूफान को शांत करने के लिए पीएम मोदी उन्हें दरभंगा की रैली में
बिहार का भावी मुख्यमंत्री बता चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई नीतीश जी, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपके आशीर्वाद निश्चित मिलने वाले हैं। नीतीश कुमार ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सियासत में समीकरण बदलते देर नहीं लगती। ऐसे में अगर जेडीयू की सीटें कम हुई तो उनकी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी के पाए खिसकने में देर नहीं लगेगी। नीतीश कुमार ने इमोशनल कार्ड जनता के सामने खेला है कि अगर हमने विकास का एक पैमाना दिया, आपको विकास की रेखा हमने खींची, तो एक मौका हमें और दे दीजिए ताकि जो विकास के और जो कुछ काम अधूरे रह गए हैं मैं उसको पूरा दे दूं। बाकी ठीक है, आपको तय करना है कि आप बाद में किनको चुनेंगे नहीं चुनेंगे, लेकिन एक तरह से संकेतों के माध्यम से विकास के अधूरे काम को पूरा करने के लिए एक मौका और मांग रहे हैं। नीतीश कुमार के भविष्य की राजनीति की तस्वीर भी 10 नवंबर को साफ होनी तय मानी जा रही है। बिहार चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर बीजेपी का बिहार प्रयोग सफल रहा तो पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के एजेंडे के साथ भावनात्मक मुद्दों को और धार दी जाएगी। अगले विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के चेहरे को और चमकदार तरीके से रखा जाएगा। गठबंधन की रणनीति पर भी बीजेपी के रणनीतिकार नए सिरे से मंथन कर सकते हैं। जब वो 2 चरण का चुनाव हुआ और जो रोजगार इशू और कई मुद्दे पर विपक्ष लगातार उन पर हमलावर रहा, तो वो आपको पता है कि तीसरा चरण हो रहा है सीमांचल में। वहां पर मुस्लिम के अलावा अति पिछड़ा समुदाय भी बहुत लोग हैं। उस अति पिछड़ा समुदाय उन्होंने सिर्फ अपने वोटरों को एड्रेस किया है, वो सबको एड्रेस नहीं किया है, जिसमें ये बताया जा रहा था कि पहले 2 चरण में क्षरण हुआ है। उस क्षरण को रोकने के लिए उन्होंने ये दांव खेला है। 10 नवंबर के नतीजों से यह भी तय होगा कि चुनाव पूर्व के गठबंधन नतीजों के बाद भी टिके रहेंगे या सत्ता की भूख नए समीकरणों को जन्म देंगे। दिल्ली से पल्लवी झा और दिव्या अग्रवाल के साथ सौरभ कुमार, पटना न्यूज़ 24। मंगलवार को आने वाले बिहार के चुनावी नतीजों ने तेजस्वी यादव की भी धड़कनें बढ़ा रखी हैं। उन्होंने आरजेडी की लालटेन की रोशनी तेज करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब सवाल उठता है कि अगर तेजस्वी का मिशन बिहार कामयाब रहा तो क्या होगा, और अगर नाकामयाब रहा तो क्या होगा। तेजस्वी यादव ने बिहार में लालटेन की रोशनी तेज करने के लिए तूफानी रफ्तार से प्रचार किया। अकेले ही करीब 250 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। बीजेपी जेडीयू गठबंधन से मुकाबले के लिए महागठबंधन की छतरी तानी। बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाकर उन्होंने विरोधियों को ट्रैक बदलने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन बिहार चुनाव का रिपोर्ट कार्ड बहुत हद तक तेजस्वी यादव का भविष्य तय करेगा। तेजस्वी जी का तो भविष्य क्या, पूरी राजनीति इसी पर टिकी हुई है। अगर वो चुनाव में जीतते हैं तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि एक नौजवान चेहरा के तौर पर उन्होंने अपने को स्थापित किया। आरजेडी की जहां तक बात करते हैं तो जीतने के बाद वह आरजेडी जो कभी सामाजिक समीकरणों को साधता था और जनता उन्हें सत्ता सौंपती थी, इस बार पहली बार आरजेडी उन सामाजिक समीकरणों से बाहर निकल करके रोजगार के इशू पर अपने को केंद्रित करने की कोशिश की। अगर महागठबंधन बिहार में चुनाव जीतने में कामयाब हो जाता है तो इससे तेजस्वी के आरजेडी में स्वीकार्यता बढ़ेगी। आरजेडी में वो अच्छी तरह से स्थापित हो जाएंगे और खेमेबाजी पर पूर्ण विराम लग जाएगा। साथ ही उनकी छवि बीजेपी को टक्कर देने वाले एक मजबूत और जुझारू नेता की भी बनेगी। एकता भाईचारा जिंदाबाद, गरीब किसान नौजवान मजदूर जिंदाबाद। वो जीते तब तो बिहार उनको मिलेगा, प्लस मुल्क में विपक्ष की पॉलिटिक्स के वो एक नए स्टार होंगे और उनके इर्द गिर्द काफी भविष्य की चीजें बुनी जाएंगी। खासतौर से आगे की पॉलिटिक्स, मुल्क में गठबंधन पॉलिटिक्स चलना है, क्षेत्रीय दलों की पॉलिटिक्स चलनी है। और आरजेडी का इतिहास लगातार इस बात का है
कि उसने सेकुलर पॉलिटिक्स में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। उस मामले में बीएसपी और नीतीश कुमार और बीजू जनता दल, इन सब का इतिहास थोड़ा दागी है। तो तेजस्वी उस हिसाब से एक अपोजिशन की पॉलिटिक्स के स्टार भी होंगे। अगर बिहार में महागठबंधन को कामयाबी नहीं मिलती है तो तेजस्वी के सामने चुनौतियों का पहाड़ होगा। सत्ता से दूर रहते हुए उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी को बिखरने से बचाने की होगी। आरजेडी में तेजस्वी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली ताकतों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। साथ ही पार्टी में गुटबाजी का भी बढ़ना तय माना जा रहा है। सबसे ज्यादा महत्व इस चुनाव का है आरजेडी के सुप्रीमो तेजस्वी यादव के लिए। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि लालू जी के जाने के बाद ये उनका पहला चुनाव है और जिसमें जैसा लोग जानते हैं कि लालू जी के नाम को पीछे रखने का प्रयास किया गया है। पोस्टरों में उनका फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है, कार्यालयों में उनका फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। तो ऐसा लगता है कि लालू जी की जो लिगेसी है उस लिगेसी से केवल उन चीज़ों को लेकर तेजस्वी जी आगे निकलना चाहते हैं जो उनके लिए पॉजिटिव है। जो नेगेटिव है उसे वो छोड़ना चाहते हैं। एनडीए के खिलाफ तेजस्वी ने बड़ी चतुराई से कांग्रेस और लेफ्ट को महागठबंधन की छतरी के नीचे लाया। सहयोगियों को साथ रखने के लिए सीट छोड़ने में भी तेजस्वी यादव ने कोई कंजूसी नहीं दिखाई। ऐसे में तेजस्वी की अगुवाई वाले महागठबंधन का भविष्य भी बहुत हद तक मंगलवार को आने वाले नतीजों